लेट अस स्टार्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन के सिनॉप्सिस में हमें सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना है? तो सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में बात करेंगे और अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। अल्केन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होगा? फर्स्ट एमओपी फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। सो हम अल्कीन और अल्काइन से कैसे जो है यहाँ पे अल्केन बना सकते हैं? तो अल्केन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा। उसका रिडक्शन मैं कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आइदर रेने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? सबाटियर सैंडरसन रिएक्शन। द नेम ऑफ रिएक्शन इज सबाटियर सैंडरसन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? अल्कीन, जिसमें हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। सो बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कीन। नाउ सेकेंड जो मेथड है हमारा सबाटियर सैंडरसन रिएक्शंस के बाद, वो है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन जो है अल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो वर्ट्स रिएक्शन है ये इवन नंबर ऑफ अल्केन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। यहाँ पे हम रिएजेंट क्या लेते हैं? सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएजेंट क्या होगा मेरा? सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। ये रिएक्शन किससे होके जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। किससे होके जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और प्रोडक्ट क्या बनता है? आर आर। आर आर मीन्स अल्केन। तो जब रेडिकल कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके ये आर आर बना लेते हैं। हम वर्ट्स रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते? कौन सा अल्केन नहीं बना सकते? तो बाय यूजिंग वर्ट्स रिएक्शन हम मीथेन नहीं बना सकते। इवन बाय यूजिंग प्रीवियस रिएक्शन सबाटियर सैंडरसन रिएक्शन से भी हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है एंड अल्कीन एंड अल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन होते हैं, तो वहां पे भी मीथेन नहीं बनेगा। सिमिलरली ये जो आर आर का कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, तो आर आर में 2 आर है, दैट मीन्स मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग वर्ट्स रिएक्शन। सो यहाँ पे जो है अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से हम रिएक्ट कराते हैं, सो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं जो अल्केन हो जाता है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन के लिए वर्ट्स रिएक्शन सुटेबल नहीं होता। अगर हम 2 डिफरेंट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो वर्ट्स रिएक्शन में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। एंड द थर्ड मेथड इज डी कार्बोक्सिलेशन, जहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, NaOH NCO के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। NaOH NCO को हम सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने पे बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शंस को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस बोलते हैं, जहां पे हम COOH ग्रुप को या COONA या COOK को हटा के हाइड्रोजन ग्रुप लेके आते हैं जो RH बन जाता है, जिसको हम अल्केन बोल देते हैं। एंड द फोर्थ रिएक्शन इज कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले हम RC डबल बॉन्ड OONA लेते हैं, और इनको जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो ये ग्रुप RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस बनाता है, जहां पे एनायन और कैटायन बनता है। जो जो है एनायन एनोड पे जाता है और कैटायन कैथोड पे जाता है। तो एनायन पे ऑक्सीडेशन होता है, और जो है कैटायन जो है हमारा रिडक्शन शो करता है। तो ये पहले ऑक्सीडेशन करेगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बनता है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ के R डॉट बनाता है, और ये R डॉट फिर से कंबाइन होके अनदर R डॉट से हमें अल्केन दे देता है। तो यहाँ पे जो है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में भी जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जहां पे ये जो R होगा, ये R मेरा
कपलिंग कर लेगा और प्रोडक्ट में 2 R बन जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो रिएक्शन है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये डी कार्बोक्सिलेशन शो करता है और यहाँ पे आर बन जाता है। ये भी रिएक्शन एग्जांपल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन के हैं, एग्जांपल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो अराइल हैलाइड के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? अराइल। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, जो अराइल हैलाइड से हम बेंजीन बनाते हैं। सो पहला रिएक्शन जो होगा हमारा वो होगा वर्स-फिटिग रिएक्शन। क्या होगा? वर्स-फिटिग रिएक्शन। तो वर्स-फिटिग रिएक्शन से हम यहाँ पे जो प्रिपेयर करेंगे वो प्रिपेयर करेंगे आफ्टरवर्ड्स रिएक्शन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। हम फिटिग रिएक्शन बात करेंगे जहाँ पे हमें अनदर हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं। तो फिटिग रिएक्शन में क्या होगा? ये भी वर्स रिएक्शन के जैसा होता है, जिसमें अराइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, जिसमें ये डी हैलोजिनेशन हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बाइफिनाइल में हो जाता है। ये क्लोरोबेंजीन हमारा बाइफिनाइल में बनता है। कैसे? तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के, और सोडियम मेटल 2 मोल ले लेंगे। तो 2 मोल सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ये दोनों Cl और यहाँ पे दोनों सोडियम चले जाएंगे और हमें बाइफिनाइल मिल जाएगा। तो ये जो प्रिपरेशन है वो बाइफिनाइल के लिए। ये भी रिएक्शन सिमिलर लाइक एज अ वर्स रिएक्शन है। वर्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? वन इज अ अराइल हैलाइड, अदर वन इज अ अल्काइल हैलाइड। यहाँ से भी दोनों हैलोजन निकल जाएंगे और दोनों हैलोजन जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अराइल अल्काइल, अराइल अल्काइल या अल्काइल बेंजीन बोल सकते हैं। तो अगर मैंने आर को मिथाइल लिया है और इधर बेंजीन लिया है तो मुझे टॉल्यूइन मिल जाएगा। अगर मैं आर को इथाइल लिया है और इधर बेंजीन लिया है तो हमें इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन डी हैलोजिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे हैलोजन को रिमूव करते हैं। उलमैन रिएक्शन में क्या होगा कि सोडियम की जगह पे हम कॉपर मेटल को यूज करेंगे और कॉपर मेटल के प्रेजेंस में हम जो क्लोरोब्रोमोबेंजीन लिए थे इस बार 2 मोल आइडोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे और 2 मोल आइडोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बाइफिनाइल मिलेगा। सो जो फिटिग रिएक्शन है उसी की तरह उलमैन रिएक्शन है, डिफरेंस है वहाँ सोडियम मेटल था, यहाँ कॉपर मेटल यूज किया जाएगा, प्रोडक्ट बाइफिनाइल बनेगा, प्रोडक्ट बाइफिनाइल फॉर्म होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन के लिए यूज होगा कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में सबसे पहले हम गिलमैन्स रिएजेंट को प्रिपेयर करेंगे। सो गिलमैन्स रिएजेंट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप जो है रिएक्ट कराओगे लिथियम मेटल के साथ तो RLi बनता है। RLi को अल्काइल लिथियम बोला जाता है। इसी अल्काइल लिथियम को जब हम कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे 2 मोल अल्काइल लिथियम लेके तो यहाँ पे ये R2Cu Li बना देता है और R2Cu Li को हम गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। इसी गिलमैन्स रिएजेंट को अनदर मोल ऑफ R' के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं तो ये भी एक कपलिंग रिएक्शन R और R को कंबाइन करके यहाँ R बना लेंगे और अनदर जो अल्काइल ग्रुप है वो कॉपर के साथ निकल जाएगा, RCu हो जाएगा और LiX एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शंस को हम कोरे हाउस सिंथेसिस बोलेंगे। इस मेथड से बाय यूजिंग कोरे हाउस सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर even number of carbon alkane as well as odd number of carbon alkane both. So ये जो रिएक्शन है वो more suitable for preparation of alkane. रीजन क्या है कि इवन एंड ऑड दोनों कार्बन के अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस रिएक्शन आर मोर सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमें अल्केन मिलता है। रिडक्शन कैसे होगा? ये जो अल्काइल हैलाइड है ये रिड्यूस होता है और रिड्यूस होके
ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है। एक हाइड्रोजन आर को गया, एक हाइड्रोजन एक्स को गया, तो प्रोडक्ट में हमें आर एच अल्केन मिलता है और एच एक्स एज अ बाई प्रोडक्ट। विच रिएजेंट आर यूज इन अ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो हम जिंक एंड HCl ले सकते हैं, जिंक एंड एसिटिक एसिड ले सकते हैं, जिंक NaOH, जिंक कॉपर कपल भी ले सकते हैं, एंड AlSG इन इथेनॉल ले सकते हैं, जहां पे एक्स ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे हम हाइड्रोजन के साथ, और ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन, प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन। इसी अल्काइल हैलाइड को हम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 डिग्री के लिए नहीं होता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 3 डिग्री के लिए नहीं होता। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है रिड्यूस करा दें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, तो हमें प्रोडक्ट में अल्कीन मिल जाएगा, वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दूं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। HI ग्रुप अगर हम लेते हैं, HI एंड रेड फॉस्फोरस, तो अल्काइल हैलाइड को जो है वो अल्केन में कन्वर्ट करता है। ग्रिग्नार रिएजेंट की बात करें, ग्रिग्नार रिएजेंट क्या करता है, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करा के पहले RMgX बनाता है, और फिर हम जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये RMgX में यहाँ पे H आता है और इधर OH, ये RH अल्केन बना लेता है, RH अल्केन बनता है, जहाँ पे मेरा ये MgX ग्रुप जो है एलिमिनेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके लिए होता है? जब किसी C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम रिड्यूस कराएंगे बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो अल्केन बनाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज हुआ है, मतलब मीडियम ऑफ द रिएक्शन जो है वो एसिडिक है। एसिडिक मीडियम अगर है तो अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करेंगे। और उसके जैसा ही ओल्फ-किस्टनर रिडक्शन है, जहां पे हम इसी C डबल बॉन्ड O ग्रुप को रिड्यूस कराएंगे बाय यूजिंग NH2 हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन एंड अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में या फिर KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, जहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, यहाँ पे भी अल्केन बनेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इधर क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम था और ओल्फ-किस्टनर में बेसिक मीडियम है, तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, मतलब कि अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो ओल्फ-किस्टनर रिडक्शंस को हम यूज नहीं करेंगे। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव, नो क्लेमेंसन रिडक्शन, in the presence of base sensitive, no Wolff-Kistner reduction। फिर अगर कोई अल्कीन है, अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम कराते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के सेकेंड स्टेप में अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो ये जो है सिन एडिशन द्वारा अल्कीन जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन से टाइप का एडिशन देगा? ये सिन एडिशन देगा। And the last method of preparation for alkane by hydrolysis of carbide, एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? मीथेन। बेरिलियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे, क्या मिलेगा? मीथेन। बट कीप इन माइंड, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा? एसिटिलीन। मैग्नीशियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा? प्रोपाइन। मैंने सारे हाइड्रोलिसिस को यहीं पे डिस्कस कर लिया, एसिटिलीन के लिए भी, प्रोपाइन के लिए भी और मीथेन के लिए भी। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बाद मैं एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बट अल्केन जैसे पार्ट में हमें नेचर के बारे में भी जानना होगा।
नेचर C1 से लेके C4 कार्बन के अल्केन गैसियस होते हैं, C5 से C17 कार्बन के अल्केन लिक्विड इन नेचर होते हैं, और अबव C17 अल्केन सॉलिड इन नेचर होते हैं। अगर आपसे पूछें कि गैसियस अल्केन के एग्जाम्पल इन अ कंपोजिशन फॉर्म क्या होंगे, तो CNG, LPG और LNG होते हैं। और लिक्विड अल्केन के एग्जाम्पल क्या होंगे इन अ कंपोजिशन फॉर्म, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन। गैसोलीन इज अ प्यूरिफाइड पेट्रोल। सो ये एग्जाम्पल हैं लिक्विड अल्केन के। एंड सॉलिड अल्केन के एग्जाम्पल क्या होंगे, पैराफिन। पैराफिन जो है वो हमारा एग्जाम्पल होगा, एंड पैराफिन वैक्स जो है वो भी एग्जाम्पल होंगे। पेट्रोलियम जेल जो है वो एग्जाम्पल होगा। सो ऑल दीज आर सॉलिड अल्केन। कलर की बात करें तो अल्केन आर कलरलेस। एंड सोलिबिलिटी की बात करें तो अल्केन जो होता है नॉन पोलार होता है, वाटर जो होता है वो पोलार होता है। तो अल्केन वाटर में इनसोल्यूबल होगा। रीजन, वाटर पोलार, अल्केन नॉन पोलार। तो पोलार सॉल्वेंट में नॉन पोलार कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। सो बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या ध्यान देना होगा, अगर मैं अल्केन के विथ रेस्पेक्टिव बात कर रहा हूं, सो नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कार्बन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब अगर कार्बन सेम है, जैसे मैंने 5 कार्बन के एल्केन लिया जिसमें 3 बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एन पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन। अब यहाँ कार्बन सेम है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ फैक्टर क्या होगा, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। रीजन, सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, रीजन क्या होगा, क्योंकि वहां पे लार्जर सरफेस एरिया पे वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट ऑन सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सरफेस पे वेंडर वॉल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। किसका, जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। So boiling point increases with increased number of carbon. Second point, boiling point decreases with increased branching for same functional group. हम यहाँ पे एल्केन की बात करें। सो आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट हमारा यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन है। सो पहला रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। सो विच हेलोजन इज मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन इन अ हेलोजिनेशन केस। बट फ्लोरीन रिएक्टिव तो है बट एक्सप्लोजिव है और पॉइजनस रिएक्शन है। आयोडीन जो है सबसे कम रिएक्टिव है और रिवर्सिबल भी है। तो हम हेलोजिनेशन के केसेस में ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, फ्लोरिनेशन पॉइजनस होता है। जहां पे हम अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और वहां पे एक्स ग्रुप को अटैच करते हैं, H इज रिप्लेस बाय एक्स ग्रुप। इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है किसको फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो हेलोजिनेशन of alkane follow free radical मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर मुझे आयोडीनेशन रिएक्शंस कराने हैं, आयोडीनेशन रिएक्शन, तो रिवर्सिबल होने की वजह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। एंड विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज इन आयोडीनेशन रिएक्शन, HiO3, HNO3 एंड HgO भी हम यूज करते हैं। ये 3 रिएजेंट हैं जो आयोडीनेशन के लिए हम यूज करते हैं। नाउ
आइसोमराइजेशन प्रोसेस, अल्केन का आइसोमराइजेशन जब हम करते हैं तो कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में। आइसोमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड मिथाइल या अनदर अल्काइल, हाइड्रोजन एंड मिथाइल शिफ्टिंग होते हैं। ये शिफ्टिंग कराते हैं। हम किसको शिफ्टिंग कराते हैं? हाइड्रोजन एंड मिथाइल, जिससे हमें क्या मिलता है? ब्रांच चेन आइसोमर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ब्रांच चेन आइसोमर। एन चेन से आइसो चेन, आइसो चेन से नियो चेन, मतलब एक एक ब्रांच बढ़ते जाता है। आइसोमराइजेशन किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में। एंड एरोमेटाइजेशन प्रोसेस, अल्केन में अगर 6 और मोर कार्बन हम लेते हैं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ CrO3, V2O5, MO2O3, Al2O3, SiO3 at 673 to 773 Kelvin temperature, 673 to 773 Kelvin temperature under 100 to 200 ATM प्रेशर, ये रिएक्शन होते हैं जहां पे एन अल्केन मतलब एन हेक्सेन अगर मैं ले रहा हूं तो बेंजीन बनेगा, एन हेप्टेन ले रहा हूं तो टोल्यूइन बनेगा। प्रोसेस क्या कहलाएगा? एरोमेटाइजेशन, जिसमें एरोमेटिक रिंग बनते हैं। क्या बनते हैं? एरोमेटिक रिंग बनते हैं। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन की बात करें, सो विच रिएजेंट आर यूज? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं जहां पे अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग HNO3 और H इज रिप्लेस बाय NO2 ग्रुप, प्रोडक्ट फॉर्म नाइट्रो अल्केन। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा नाइट्रो प्रोडक्ट बढ़ेंगे। ये नाइट्रेशन गैसियस फेज के लिए सुटेबल होते हैं। लिक्विड फेज ऑफ नाइट्रेशन में पॉली नाइट्रो अल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉली नाइट्रो अल्केन। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन की बात करूं मैं, सो विच रिएजेंट आर यूज? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज। तो हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय हीटिंग अल्केन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय सल्फोनिक एसिड, SO3H group. And next one is combustion of alkane. कंबशन ऑफ अल्केन के लिए हम अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें हम O2 लेंगे तो हमें NCO2 मिलता है, N+1 H2O मिलता है, प्लस हीट भी मिलते हैं, प्लस हीट। अब ये जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3n+1/2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस होगा। मीथेन के लिए अगर मैं यहाँ पे 2O2 लेता हूँ तो CO2+H2 मिले। बट अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन करा रहा हूँ तो इनकम्प्लीट कंबशन में मीथेन जो है CO+H2 बनता है, एंड CO+H2 को हम सिन गैस बोलते हैं। तो जब मीथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल कंबशन होता है, तो हमें सिन गैस मिलता है। मीथेन को अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दें एट 200 डिग्री सेल्सियस तो ये मीथेनॉल में बन जाता है, और इसी मीथेन को मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो हमें मीथेन अल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। और किसी अल्केन को जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, अगर हम KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। तो -I के जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम -I के एग्जाम्पल की बात करें, सो ऑर्डर ऑफ -I, ऑर्डर ऑफ -I की बात करें तो -I के ऑर्डर क्या क्या है? अगर यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बेटर +I है तो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हम यहाँ Nr3 ले लें, NH3+ ले लें, ये सब प्लस में आएंगे। फिर NO2 ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप, फिर यहाँ पे हम CN ग्रुप लिखेंगे, फिर यहाँ पे सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। CN और सल्फोनिक में डिफरेंस होते हैं, कहीं कहीं पे SO3H दिया है, कहीं कहीं पे CN है, तो ये आप इस पे कॉन्ट्राडिक्ट है।
मैक्सिमम SO3H दिया जाता है, फिर मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे CN दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सल्फोनिक एंड कार्बोनिक ग्रुप में यहाँ पे एल्डिहाइड पहले आएगा, फिर कीटोन आएगा, फिर मैं यहाँ पे अदर ग्रुप लिखूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूँगा, देन एसिड अमाइड एक्सेट्रा, और फिर आएगा यहाँ पे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन के बाद हम आयोडीन लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा OR ग्रुप, OR के बाद OH ग्रुप, OH के बाद NH2 ग्रुप, NH2 के बाद हम यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लिखेंगे, और फिनाइल के बाद जो है हमारा डबल बॉन्ड, और फिर जो है यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख देंगे। तो हाइड्रोजन वंस अगेन हमारा रेफरेंस होगा। क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। तो अब ये प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर हो चुके हैं। प्लस आई और माइनस आई के जो ऑर्डर हैं इसको हमें ध्यान में रखना है। माइनस आई के ऑर्डर में NR3, NH3, NO2, CN, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक में हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सब अमाइड आ जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NH2, फिनाइल एंड देन हाइड्रोजन। तो प्लस आई और माइनस आई को ध्यान में रखना है। अब इनके की पॉइंट्स क्या हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है? तो पहले तो मैं इनके एप्लीकेशन की बात करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई या माइनस आई। तो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट ओवरऑल हम बात कर लें, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि प्लस आई का क्या एप्लीकेशन है, किसको स्टेबल करेगा, और माइनस आई किसको स्टेबल। तो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट, प्लस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, and directly proportional to stability of carbon free radical, carbocation and carbon free radical, and next directly proportional to basic nature of amine या basic nature, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। अब अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो माइनस आई directly proportional to stability of carbanion and directly proportional to acidic nature। क्या करते हैं ये? तो ये यहाँ पे प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाते हैं एंड कार्बन फ्री रेडिकल को बढ़ाते हैं, प्लस आई बेसिक नेचर को भी बढ़ाएंगे। माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को, कार्बेनाइन को बढ़ाएगा और एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। अगर जो प्लस आई यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो माइनस आई कम करेगा, और माइनस आई में कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा और कार्बन फ्री रेडिकल को भी कम करेगा, और माइनस आई बेसिक नेचर को कम करेगा, प्लस आई एसिडिक नेचर को कम करेगा। तो ये तो था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट किसकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ाता है और किसकी स्टेबिलिटी कम करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिक नेचर पे क्या रोल है, बेसिक नेचर पे क्या रोल है। इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक नेचर में अगर हम बात करें तो माइनस आई जो है एसिडिक नेचर बढ़ा रहा है, प्लस आई एसिडिक नेचर कम कर रहा है। ये हमें ध्यान देना है कि अगर मैंने माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर लिखा है तो स्टूडेंट हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर यहाँ माइनस आई है तो प्लस आई इस वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो ये प्लस आई माइनस आई है, अगर ये माइनस आई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस पे हमें ध्यान में रखना है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस इफेक्ट, नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और रेजोनेंस कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेजोनेंस के कुछ एग्जाम्पल की बात करूँगा।
जैसे मैंने बेंजीन ले लिया और बेंजीन में मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर्स में एटम का पोजीशन सेम है, पर इनके अरेंजमेंट पाई बॉन्ड के अलग अलग है। पाई बॉन्ड के अरेंजमेंट अलग अलग है, इनके कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है, और रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो गया। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं 1 and 2, दैट इज आवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं, और ये जो है ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं और एक रियल स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि मॉलिक्यूल जो है अपने एटम के पोजीशंस को फिक्स रखते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो व्हाट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट? व्हेन अ मॉलिक्यूल ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, their canonical representation same but the movement of pi electron different, या the pi electron position are different are known as resonance effect। यहाँ पे pi electron ही differ होंगे। sigma bond cannot participate in a resonating structures। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं होते। यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो रेजोनेंस होगा वो कहाँ पे होगा? So resonance can take place in conjugated planar parallel p orbital, in conjugated planar parallel p orbital या एनी ऑर्बिटल। अब conjugated कौन कौन से? देर आर 7 conjugated system, देर आर 7 conjugated system। कौन कौन से 7 conjugated system है यहाँ पे मैं बता दूं, जहां पे रेजोनेंस होगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, एंड देन डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल, एंड डबल बॉन्ड विथ लोन पेयर, एंड डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड। एंड 6 वन जो होंगे दैट इज आवर positive charge adjacent lone pair, and the 7th one is negative charge adjacent vacant d orbital। इतने हमारे रेजोनेंस हैं। कहाँ पे? देयर आर 7 conjugated system, डबल बॉन्ड conjugation with positive charge, double bond conjugation with negative charge, double bond conjugation with free radical, double bond conjugation with lone pair, double bond conjugation with double bond, positive charge conjugation with lone pair, and negative charge conjugation with vacant d orbital। रेजोनेंस में क्या क्या ध्यान देना है? sp3 atom cannot participate, next point, only pi electron can participate, only pi electron can participate। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए थे, सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए थे, यहाँ पे ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये सब जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब ट्रांसफर होंगे। सिग्मा एटम पार्टिसिपेट नहीं होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम शिफ्टिंग नॉट अलाउ।
इसका मीनिंग क्या है? एटम शिफ्टिंग नॉट अलाउ मीन्स किसी भी रेजोनेंस में हम एटम को शिफ्ट नहीं करेंगे, ओनली ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज रिमेन्स सेम, नेट चार्ज in all resonating structures remains same, remains same. Now, and next point, real hybrid structures has minimum energy, maximum stability. इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स आर एच आर मोर स्टेबल देन आर एस। आर एच जो होगा, आर एच मीन्स वॉट? रियल स्ट्रक्चर्स। ये जो बेंजीन के ये आर एच स्ट्रक्चर्स है, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो आर एच आर मोर स्टेबल देन आर एस, हमेशा आर एच ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे ज़्यादा स्टेबल होगा? आर एच जो है आर एस से स्टेबल होगा। अब अगर मुझे आर एस की स्टेबिलिटी की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे? more number of RS, more number of RS, more is the stability. More number of RS, more is the stability. Next point, equal RS are more stable than RS. And what is the equal RS? Equal transfer of electron, equal transfer of electron in all resonating structures are known as equal RS. So equal RS का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा किससे? RS से। एंड रेजोनेंस जो होंगे ये दो टाइप के होंगे। रेजोनेंस में भी दो टाइप होगा, प्लस आर और माइनस आर। आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लस आर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और माइनस आर जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा इक्वल आर एस, वो ज़्यादा स्टेबल होगा आर एस से। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए जो स्टेबिलिटी के पॉइंट है। अब मैं थोड़े एग्जाम्पल की बात करूँगा, बट उसके पहले हम थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे भी ध्यान देंगे। थ्योरेटिकली पॉइंट, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जो होगा हमारा, दैट इज फर्स्ट टाइप जो है वो, अगर मैंने कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ले लिया है और उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका रेजोनेंस कैसा होगा? इनकी रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, देयर वैकेंट ऑर्बिटल बट नो इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और मेरा ये जो CH2 था अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। अब यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? 2। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है खाली पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस कार्बोकैटायन के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी। इनके अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं, RH की बात करूं, तो ये RH कैसा होगा? तो यहाँ पे इनके RH की भी बात कर लेते हैं। तो ये डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये जो स्ट्रक्चर्स बना है दैट इज आवर RH। और RH जो है हमेशा RS से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, अगर मैं बॉन्ड लाइन ले लूं, यहाँ पे ऐसे दो डबल बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, इनके रेजोनेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम होगा। ये इधर जाएंगे। अब इस बार कौन से टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा?
कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इस बार 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। ये दो रेजोनेटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं क्या? हाँ, कैसे बन सकते हैं? ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे इस तरह से इनके पाई बॉन्ड आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। हाउ मेनी आर एस? सो इट हैज 3 आर एस। इनके कितने आर एस हो गए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनके आर एच बनाने हैं। अगर आर एच कैसे बनेंगे? यहाँ पे आर एच बनाने के लिए हमें ऐसे पार्शियल डॉटेड इलेक्ट्रॉन बताना होगा और सब जगह पे बताना होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सब जगह पे है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा? जहाँ जहाँ पे ये पूरे रेजोनेंस में है, डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव। इस तरह से ये इनका आर एच हो जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये 3 आर एस है और ये आर एच है। अब 1 एंड 2 में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? 2। क्यों? यहाँ पे 3 आर एस मिले हैं, यहाँ पे 2 आर एस मिले हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो है कौन से कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होंगे और कौन से कम। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप जो है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल है हमारा, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल, इस तरह से फ्री रेडिकल है। इनके रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना होगा? होमोलिटिक। जब होमोलिटिक तोड़ेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल। ये दो क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, इस तरह से लिख दिया। ये इनका पहला एग्जांपल। सिमिलरली इनके दूसरे एग्जांपल की बात करें, इस बार बेंजीन रिंग ले लेता हूँ। बेंजीन में ऐसे डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे CH2 ग्रुप ले लिया, इधर मैंने फ्री रेडिकल। इनके रेजोनेंस कराने हैं, तो रेजोनेंस कैसे कराऊंगा मैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, इधर डॉट आएगा और इधर आएगा, तो इन दोनों में क्या बन जाएंगे? इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ एक फ्री रेडिकल आएगा और ये ऐसा। थर्ड वाले रेजोनेंस में क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो इधर एक रेडिकल और इधर एक रेडिकल आएगा और ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होके यहाँ पे ऐसा, और ये फ्री रेडिकल इधर आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ दूंगा मैं, एक इधर आ जाएगा। जैसे इसको तोड़ा है तो यहाँ पे ये ऐसा पाई और यहाँ फ्री रेडिकल। लास्ट वाले रेजोनेंस में क्या करेंगे हम? लास्ट वाले में ये पाई बॉन्ड को भी हम तोड़ देंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, यहाँ पे ये CH2 फ्री रेडिकल। सो हाउ मेनी टोटल आर एस? 5 आर एस। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल हो। जिस फ्री रेडिकल के जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। थर्ड टाइप अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, ऐसा। अब इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होगा? नेगेटिव इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। कितने आर एस बने? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए।
अब रेजोनेंस का अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सारे कॉन्सेप्ट रेजोनेंस में सेम ही होंगे। फर्क क्या देखना है हमें, डिफरेंस क्या देखना है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव में कैसा डायरेक्शन जा रहा है, फ्री रेडिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन टूट के हो रहा है, और कार्बोकेटाइन में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसकी बात करूं तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस कराया गया। और यहाँ पे अगर मैं थर्ड में बात करूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन है। यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, जितने नंबर ऑफ आर एस होंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस एनायन में अगर मैं और भी एग्जांपल ले लूँ, इसके कितने आर एस हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर एस इज 3, ये ऐसा जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। थर्ड रेजोनेंस, इस तरह से। सो हाउ मेनी आर एस, इसके 3 आर एस हो गए, जिसके जितने आर एस होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। फोर्थ की बात करूं मैं तो फोर्थ वन जो होगा मेरा, फोर्थ टाइप, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ लोन पेयर। जैसे यहाँ पे OH आ गया, इसके हम थोड़े और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये लोन पेयर इधर ऐसे आ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे ये CH2 नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। हाउ मेनी आर एस, 2 आर एस। अब यही जो है लोन पेयर ग्रुप अगर किसी बेंजीन में आ जाते हैं तो उनके रेजोनेंस कैसे होंगे। यही OH ले लूं तो इसके कितने आर एस बन जाएंगे, 5 आर एस बनेंगे। ये किसके जैसा बनेगा, ये लोन पेयर होते हैं, ये इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर निगेटिव। एक रेजोनेंस में यहाँ पे बना रहा हूँ, बाकी हम ट्राई करेंगे। फिर ये नेगेटिव इधर, ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेंस ये ऐसा आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो हाउ मेनी आर एस, 5 आर एस। इसके भी कितने रेजोनेंस हुए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप आ जाए उसके 5 रेजोनेंस होंगे मिनिमम, अगर वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो। NH2 इसके भी 5 रेजोनेंस होंगे जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक पॉइंट है वो ध्यान देंगे। अब अगर मैं NH2 की जगह पे ऐसा NH3 प्लस ले लिया, NH3 प्लस में क्या होता है, ये जो NH3 प्लस है, ये जो ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। तो क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, नो RS। अगर मैं कोई बेंजीन रिंग ले लूँ, बेंजीन पे कोई ऐसे कार्बन ले लूँ जो CH3 है जो भी है, अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, नहीं। तो बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप है जो sp3 शो करता है तो उधर रेजोनेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे हम रेजोनेंस नहीं कराएंगे। इसलिए NH2 में रेजोनेंस हो रहा है पर NH3 प्लस में रेजोनेंस नहीं होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज ये sp3 है और sp3 क्या होता है, नॉन प्लेनार होता है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस कहाँ पे होगा, प्लेनार मॉलिक्यूल में। तो ये भी एक ध्यान देंगे। तो ये बेंजीन रिंग में जब कोई ग्रुप लोन पेयर दे के रेजोनेंस शो करता है तो उसको प्लेसार ग्रुप बोल देते हैं। और यहीं पे अगर मैं एक और टाइप एग्जांपल ले लूं कि बेंजीन रिंग लिया है और बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दूं जैसे C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस करे। अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये ऐसा जाएगा।
अब ये जो CHO ग्रुप है वो बेंजीन का ही इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये कौन से टाइप का रेजोनेंस है? तो ये बोलेंगे -R टाइप रेजोनेंस है। और इसके पहले जो हमने OH के लिए किया था दैट इज वो +R टाइप रेजोनेंस है। सो वन इज अ +R, अदर वन इज अ -R। तो ये रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, +R टाइप और -R। NH2 कौन से टाइप का है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है रेजोनेंस में उसको +R बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम -R बोलते हैं। अब ये OH भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है क्या हो जाएगा? +R। इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या हो जाता? -R। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना होगा कि +R क्या होता है और -R क्या होता है। रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफर करते हैं तो दो टाइप से, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप को -R बोलते हैं, जो ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो ये पाई इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट रेजोनेंस इस तरह से बनेगा। फोर्थ में ये इधर आ जाएगा। एंड फिफ्थ रेजोनेंस में बात करूं मैं, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा, तो ये प्लस जब होगा ये माइनस इधर ऐसा आ जाएगा। तो ये 5 रेजोनेंस है। बेसिकली 5 रेजोनेंस होंगे ग्रुप में, अगर कोई एडिशनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे 5 रेजोनेंस है। ये कौन से टाइप के एग्जाम्पल हैं? -R। -R के और कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे मैं कोई और ग्रुप ले लूँ, जैसे कि कीटोन ग्रुप ले लूँ, NH2 ग्रुप, NO2 ग्रुप ले लूँ। NO2 ग्रुप भी कौन से टाइप का ग्रुप है? अब ये जब रेजोनेंस शो करेगा तो ये इसका ही इलेक्ट्रॉन लेके शो करेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो ऐसा रेजोनेंस हो रहा है। तो ये जो रेजोनेंस है ये भी एग्जाम्पल ऑफ -R है। तो जिसमें कोई ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस शो करता है तो उसको हम -R ग्रुप या -M ग्रुप भी बोलते हैं। -R और -M, इसी -R को -M भी बोला जाता है और +R को +M बोला जाता है। ये ध्यान में रखें। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। सारे मेसोमेरिक रेजोनेंस होते हैं बट सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं होते। जहां ग्रुप के विथ रेस्पेक्टिव रेजोनेंस कराए जाते हैं वो मेसोमेरिक होते हैं, जहां ग्रुप नहीं होते हैं वो मेसोमेरिक नहीं होते, वो रेजोनेंस होते हैं। सो ऑल मेसोमेरिक आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस बट ऑल रेजोनेंस इज नॉट अ मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मैं बाकी के रेजोनेंस की बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट फिफ्थ टाइप जो है हमारा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, इनके रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे ये अगर इधर आ रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कौन बन रहा है? ये दोनों। तो ये ध्यान में रखेंगे। मैं यहीं पे 6 टाइप भी बता रहा हूँ। 6 टाइप जो होगा मेरा वो कौन से टाइप का होगा? पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ CH3CH पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ OH लोन पेयर है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? तो हाँ। क्यों रेजोनेंस हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस पॉजिटिव चार्ज को, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो दूर करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरह से। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में विच वन इज अ मोस्ट स्टेबल। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट रेजोनेंस, और ये ऑक्टेट कंप्लीट रेजोनेंस।
तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, सो विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, तो हम बोलेंगे 2 इज मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले ऑक्टेट रूल देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, EN रूल। तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था। इसके सेकेंड एग्जांपल की बात करें, ऐसे अगर मैं साइक्लिक रिंग ले लूं, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यही पॉजिटिव चार्ज है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या नहीं। अगर है तो ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस शो करेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सो ऑक्टेट कंप्लीट इज मोर स्टेबल देन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर्स 1, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 7th टाइप ऑफ रेजोनेंस जो होते हैं, अगर कोई, जैसे यहाँ CH2 है माइनस और ये फ्लोरीन है, यहाँ CH2 माइनस है और यहाँ ये क्लोरीन है, आपसे ये पूछा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों एनायन में, तो हमें लगेगा कि ये फ्लोरीन वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट अगर एक्चुअल में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो क्लोरीन है इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेने पे यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये Cl निगेटिव बन जाए। यहाँ पे नो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इफ देयर आर नो रेजोनेंस दैट मीन्स यहाँ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे ओनली आई इफेक्ट। और रेजोनेंस और आई के कंपेयर में रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर प्रेफरेबल। और यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज 2 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन पे भी है क्लोरीन और क्लोरीन वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेकेंड इज मोर स्टेबल एंड फर्स्ट। और ये CH3F और CH2Cl में विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, तो क्लोरीन। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। एक में रेजोनेंस हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें नहीं हो रहा है वो रेजोनेंस, वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज अ मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये 7 टाइप थे रेजोनेंस के। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो प्लस आर और माइनस आर 2 टाइप के होते हैं, आर इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। बट कौन सा ग्रुप कौन से टाइप में है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर को ही हम प्लस एम बोलते हैं, माइनस आर को ही हम माइनस एम बोलते हैं। ऐसा ग्रुप जो लोन पेयर कैरी करता है, जैसे OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NH ग्रुप, NHR, OR ग्रुप, कंप्लीट O माइनस, कंप्लीट NH माइनस, ये सब ग्रुप प्लस आर वाले होते हैं। और हेलोजन ग्रुप भी प्लस आर है, हेलोजन, क्योंकि हेलोजन पे भी लोन पेयर होते हैं। माइनस आर में एल्डिहाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, कीटोन हो जाएंगे, फिर C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएंगे। ये सब में कोई जो है हमारे पास लोन पेयर नहीं है। फिर SO3H हो जाएंगे, साइनाइड हो जाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, NO2 हो जाएंगे,
ये भी माइनस एम वाले ग्रुप है, तो ऑल दीज आर माइनस एम एंड दिस ग्रुप आर प्लस एम। तो माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पॉजिटिव टर्म का मतलब होता है डोनेटिंग, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग है, और ये जो ग्रुप है ये विड्रॉइंग है। अब एक क्वेश्चंस बनता है फॉर हैलोजन, ये याद रखेंगे। हैलोजन एक एक्सेप्शनल केसेस है। हैलोजन जो है रेजोनेंस में प्लस आर देता है, बट हैलोजन इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। सो हैलोजन resonance is plus R, but it is withdrawing group. अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हैलोजन में जो हमारा पॉइंट है, यहाँ हैलोजन की मैं बात करूँ तो हैलोजन ग्रुप जो होते हैं इनके माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर होते हैं। तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा इफेक्ट होता है, अगर मैं डोमिनेटिंग की बात करूँ, सो इन अ हैलोजन ग्रुप माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर, सो जिसकी वजह से इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से इट इज़ अ विड्रॉइंग नेचर। तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब रेजोनेंस की अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो रेजोनेंस क्या करता है, प्लस आर इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, प्लस आर इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, प्लस आर इंक्रीज बेसिक नेचर, बेसिक नेचर भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, एंड माइनस आर ग्रुप क्या करेगा, माइनस आर या माइनस एन, माइनस आर इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, माइनस आर इंक्रीज एसिडिक नेचर, माइनस आर इंक्रीज एसिडिक नेचर एंड माइनस आर ग्रुप जो होंगे यहाँ पे, माइनस आर ग्रुप इंक्रीज एसिडिक नेचर, माइनस आर ग्रुप इंक्रीज यहाँ पे ये इन माइनस आर ग्रुप जो है माइनस आर ग्रुप की अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन की बात करूँ तो ये दोनों ज़्यादा होंगे। फिर यहाँ पे हम इनकी इन्वर्सली रिलेशन की बात कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस आर ग्रुप डिक्रीज बेसिक नेचर एंड माइनस आर ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये ध्यान में रखेंगे। और ये क्या करेंगे, प्लस आर डिक्रीज एसिडिक नेचर, ये पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। ये इनके की पॉइंट है, ये इनके की फैक्टर है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, कौन एसिडिक नेचर को कम करता है, इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होंगे। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें ऐसा ध्यान में रखना है
कि जब कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, मतलब कि sp2 हो और उसके बाजू में कोई sp3 एटम हो, तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल किसी sp3 से अटैच है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से टाइप के नेचर में होते हैं, ग्रुप के नेचर में होते हैं। हमें सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन जानने के लिए हमें इनके हाइब्रिडाइजेशन को लिखना होगा। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 है, फ्री रेडिकल sp2 है, अल्कीन कार्बन sp2 है, बट कार्बेनाइन इज sp3। अब यहाँ किसी के sp3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये जो sp2 के बाद वाला कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो ये अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दे के वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना ले। अब ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये सिस्टम से बाहर जाए कि दूसरा वाला अल्फा का हाइड्रोजन इस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा और ये अनदर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेगा। अब सेकेंड के बाद थर्ड बना लेगा, मतलब ये सिस्टम चलता रहता है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस में होता रहता है ऐसा। अब ये जो ग्रुप है, अब जैसे कि पहले H+ चला गया तो ये जो H+ निकला तो ये H+ सिस्टम से बाहर जाएगा नहीं, ये H+ यहीं पे रहेगा। यहाँ तीनों डिफरेंट हाइड्रोजन जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ऑल 3 डिफरेंट हाइड्रोजन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा H हैं उतनी बार यहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है। यहाँ 3 अल्फा H है तो 3 बार। अब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। इसमें sp3 एटम है, sp3 में कोई अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही नहीं ले सकता है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है तो हम बोलेंगे नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, देयर आर नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। तो हाइपर कंजुगेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? So it is a delocalization between, it is delocalization between vacant p orbital and filled alpha CH orbital are known as hyperconjugation. Are known as hyperconjugation. उसी को हम क्या बोलते हैं? hyperconjugation. It is a permanent effect. परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। सो ये जो है हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये सिग्मा एंड पाई दोनों इलेक्ट्रॉन में होते हैं, इंडक्टिव ओनली सिग्मा में, रेजोनेंस ओनली पाई में, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव एंड पाई दोनों में होते हैं, ये ध्यान में रखें। एंड नंबर ऑफ alpha H is equal to number of hyperconjugation. And more, next point, more number of hyperconjugation, or you can say number of hyperconjugation which is equal to
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये ध्यान में रखेंगे। अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें, किसी की भी बात करें, कार्बोकेटाइन की बात करें, सब जगह पे हमें यही पॉइंट को ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड हाइपर कंजुगेशन की हम और बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अल्फा का बॉन्ड इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के निगेटिव होगा। हम एक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, यहाँ हाइड्रोजन प्लस, यहाँ ऐसा CH, ये CH2 माइनस। तो ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्कीन हमें निगेटिव चार्ज भी बनते हैं, ये ध्यान में रखना। हाइड्रोजन का प्लस और कार्बन पे निगेटिव। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अभी मेरा ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट हुआ है, नेक्स्ट में सब कुछ सेम रहेगा, सेकेंड हाइड्रोजन आएगा, और थर्ड में सब कुछ सेम रहेगा, ये थर्ड हाइड्रोजन आएगा। तो जितने भी अल्फा पे हाइड्रोजन हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। more number of alpha H, more is the hyper conjugation, and more is the hyper conjugation, more is the stability of molecule। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये कहाँ कहाँ पे यूज में आएंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये सब जगह पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन अल्कीन। तो हम यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अगर ये अल्कीन की स्टेबिलिटी का पॉइंट है तो यहाँ पे ध्यान देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जब किसी एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो वहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जो जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देती है। तो यहाँ पे अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करूँ तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। तो हमें अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछ रहा है तो मैं डायरेक्टली क्या बात करूंगा, स्टेबिलिटी निकालूंगा और उसका इन्वर्स कर दूंगा, हमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं हमें ये ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रोमेरिक एज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ये होता कहाँ पे? सो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ऐसे ग्रुप के होंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा, बट टेम्परेरी केसेस पे। तो ये सबसे पहले हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोई अल्कीन ले लिया मैंने और अल्कीन में किसी रिएजेंट जैसे लुईस एसिड AlCl3 को ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को। तो अब ये AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे
अब जैसे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ये AlCl3 ऐसा, अब ये माइनस हो गया। अब ये जो अल्कीन था ये नॉन पोलार था, बट यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, तो यहाँ पे पोलारिटी इंड्यूस्ड हो गया। पोलारिटी इंड्यूस्ड होना, पोलारिटी कैसे इंड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि ये रिएजेंट अटैक हुआ। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे आता है? किसी मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप पे जब कोई रिएजेंट अटैक करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक होता है। ये जो है, अगर ये मेरा रिएजेंट को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अल्कीन जो है AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस E इफेक्ट हो गया। और एक माइनस E इफेक्ट होता है। माइनस E में क्या होगा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो पोलार है, उस पे मैं किसी रिएजेंट जैसे AlCl3 को ही अटैक करा दूं, तो जब अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये रिएजेंट का ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब ये O AlCl3 बन गया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ जो पोलैरिटी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में था, अब वो पोलैरिटी जो है यहाँ कार्बन पॉजिटिव और AlCl3 निगेटिव, कार्बन एंड AlCl3 के बीच में हो गया ऐसा। अब ये जो पोलैरिटी था वो पोलैरिटी दूर चला गया, मतलब इनहांस्ड हो गया। पोलैरिटी का डेवलप होना प्लस ई इफेक्ट होता है, पोलैरिटी का इनहांस्ड होना वो माइनस ई इफेक्ट होता है। तो ये जो होते हैं प्लस ई और माइनस ई, ये जो मेरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये कब होगा? इन दी अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। ये तभी होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होंगे, रिएजेंट के अटैक की वजह से, और जिसके ऊपर अटैक करेंगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पाई बॉन्ड। तो ये ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी इफेक्ट है, बाई अटैकिंग ऑफ रिएजेंट होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, वन इज अ प्लस ई, अदर वन इज अ माइनस ई। पोलैरिटी इंड्यूस होगा तो प्लस ई, पोलैरिटी इनहांस होगा तो माइनस ई, और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और जो है रिएजेंट के अटैक होने के बाद, जब कोई रिएजेंट किसी मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक किया जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप होगा। आपको इस पे क्वेश्चंस भी यही पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का इफेक्ट है। सो इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये कहाँ पे होंगे? जब किसी मल्टीपल बॉन्ड पे ग्रुप रिएजेंट अटैक करेगा तो वहां पे ये इफेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने चारों इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो पढ़ने वाले हैं हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में, इनके यूजेस के बारे में, कि ये चारों इफेक्ट कहाँ पे यूज किए जाएंगे।